तो लास्ट क्लास बोनस इशू का डिस्कशन किया था अपन, राइट? बोनस इशू बेसिकली कंपनी जब देती है तो कंपनी के नेटवर्थ में क्या इम्पैक्ट होगा? देयर इज नो इम्पैक्ट इन द नेटवर्थ ऑफ द कंपनी, राइट? बोनस इशू इज ऑल्सो नोन एज कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट और scrip issue or capitalization issue, right? Bonus is given out of free reserves. Free reserves, bonus is given out of free reserves. ठीक है, free reserves क्या होता है? Reserve which could otherwise be utilized for distribution of dividend. Reserves which could otherwise be utilized for distribution of dividend. ठीक है, but there are also one or two restrictive reserve which may be used for bonus issue. ठीक है, so bonus issue करने के लिए सबसे पहले अपन कौन सा पैसा यूज करते हैं? CRR, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, उसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम, उसके बाद जनरल रिजर्व, फिर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। क्या रिवैल्यूएशन रिजर्व हम लोग बोनस के लिए कर सकता है क्या? व्हाई? रियलाइज्ड इन कैश नहीं है। क्या सिक्योरिटीज प्रीमियम सारा सिक्योरिटीज प्रीमियम या ओनली रियलाइज्ड इन कैश? नहीं, कोई भी सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज कर सकता है इन केस ऑफ अनलिस्टेड कंपनी, बट इफ वी आर ए लिस्टेड कंपनी देन ओनली रियलाइज्ड इन कैश वाला होगा। इज इट क्लियर? बोनस इशू करने से हमारा अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? अर्निंग पर शेयर डिक्रीज हो जाएगा। इज इट क्लियर? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स बढ़ेंगे या कम होंगे? कम होंगे। कंपनी ने कोई डिफॉल्ट कर रखा है अपना आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट और लोन का रीपेमेंट करने में, तो क्या कंपनी बोनस दे सकता है क्या? नहीं दे सकता। जब तक पुराने डिफॉल्ट्स, गवर्नमेंट ड्यूज, स्टैट्यूटरी ड्यूज, ठीक है, एम्प्लॉय से रिलेटेड कोई भी ड्यूज है वो पे नहीं किया, उनको बिना पे किए कोई भी कंपनी बोनस नहीं बांट सकती। इज इट क्लियर? सबसे पहले बोनस अपन ड्यू करते हैं एंड देन बोनस इशू करते हैं। इज इट क्लियर? कैन बोनस बी ऑलवेज इन काइंड ऑफ शेयर्स? बोनस हमेशा हम लोग शेयर्स इशू ही करते हैं क्या बोनस में? इवन कोई भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो हमें हमारे इन्वेस्टर से मिलना है उसको भी आप बोनस के वे में कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जांपल, कोई भी फाइनल कॉल बाकी है अभी तक, तो वो फाइनल कॉल का पैसा आप नहीं लेके उनको क्या बोल सकते हैं कि उसको एज ए बोनस हमने कन्वर्ट कर दिया। इज इट क्लियर? उस कंडीशन में भी ध्यान रखना, पहले बोनस ड्यू होता है, फिर फाइनल कॉल ड्यू होता है, और फाइनल कॉल का रिसीव एंट्री में हम बोनस के साथ एडजस्ट कर देते हैं। इज इट क्लियर? आई बात समझ में? बोनस पार्टली पेड शेयर्स को होगा या फुल्ली पेड अप शेयर्स को होगा? यानी इफ एग्जाम में क्वेश्चन में दो कैटेगरी ऑफ शेयर्स है, एक पार्टली पेड है और एक फुल्ली पेड है, आप बोनस किसको दोगे? यदि क्वेश्चन में बोनस लिखा हुआ है देन इट विल बी गिवन टू द फुल्ली पेड, एल्स क्वेश्चन को लिखना पड़ेगा कि पार्टली पेड को हमने पहले फुल्ली पेड अप बनाया है, देन आप सारा कैटेगरीज ऑफ शेयर होल्डर्स को बोनस देना। इज इट क्लियर? आई बात समझ में? यहां तक कोई भी डाउट था बोनस में? फिर एक बार बोनस इशू करने के बाद इंपॉर्टेंट चीज जो बैलेंस शीट बनाने के टाइम ध्यान में रखना, वो क्या है? ऑथोराइज शेयर कैपिटल। कहीं ऐसा तो नहीं है हमारा बोनस इशू करने के बाद वी हैव क्रॉस द लिमिट ऑफ ऑथोराइज शेयर कैपिटल? इफ वी हैव क्रॉस द लिमिट ऑफ ऑथोराइज शेयर कैपिटल तो क्या करना है? नोट्स बनाते वक्त ध्यान रखना है कि हमने पहले ऑथोराइज शेयर कैपिटल बढ़ाया होगा। इट इज अज्यूम कि कंपनी ने बोनस इशू करने से पहले अपना ऑथोराइज चेंज कर दिया होगा। इज इट क्लियर? ये ध्यान रखना, ये आपने नहीं किया तो मार्क्स कट जाएगा। सेकेंडली, जब भी कंपनी बोनस इशू करती है इट इज अ टाइप ऑफ कंसिडरेशन अदर देन कैश। शेयर कैपिटल तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन बिजनेस में कोई पैसा नहीं आ रहा, तो जब आप लोग सब्सक्राइब्ड कैपिटल दिखाते हैं तो वहां पे जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स दिखाओगे तो नीचे ब्रैकेट में दिखाओगे कि आउट ऑफ द अबव कितने नंबर ऑफ शेयर्स बाय वे ऑफ बोनस इशू कर रखा है। इज इट क्लियर? दैट वाज द स्टोरी इन बोनस इशू। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं था। स्टडी मेट का ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चन हो गया, जितने भी होमवर्क से आई डोंट थिंक सो उसमें डाउट होगा। जस्ट कॉपी पेस्ट क्वेश्चन था जो अपन ने क्लास में किया था। थोड़ा सा पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस देख लेते हैं जो बोनस में आया हुआ है। एक दिमाग में रहता है राम इस टॉपिक से क्या ही आया होगा, ठीक है। दो स्टिल टिल सीए फाउंडेशन में अभी तक इसको नहीं पूछा गया, लास्ट अटेम्प्ट में ऐड ऑन हुआ है, तो अभी तक तो बोनस का रिलेटेड या राइट से रिलेटेड कोई ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है। बट विल सी द क्वेश्चन, जब इंटर लेवल में ये चैप्टर था तो कैसा कैसा क्वेश्चन आता था। इट हैज टू बी क्वाइट इजी। हाँ, 10 मार्क का क्वेश्चन भी इस चैप्टर से आया हुआ है जो आप लोगों के लिए भी आ सकता है, एंड दैट इज क्वाइट इजी, ठीक है। एक एक करके उन क्वेश्चंस को देखते तो क्लैरिटी आ जाएगा। अच्छा हाँ, ये तो किया, ये तो स्टडी मेट से सेम ही है, हाँ ये थोड़ा सा डिफरेंट है, तो उसको अपन एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे।
सी क्वेश्चन नंबर 1 रीड करते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन अटपटा सा लगेगा वो अपन साथ में करेंगे, एल्स जब मैं आपको आपका ये कंपाइलर आपको मिल जाएगा तो आप लोग सेल्फ प्रैक्टिस कर लेना। Following are the balances appearing in the trial balance of Arya Limited as at 31st of March 18. Issued and subscribed capital दिया हुआ है, टोटल 10,000 10% प्रेफरेंस शेयर्स है, 1 लाख इक्विटी शेयर्स है, ₹8 पेड अप। तो कल को बोनस हुआ भी, या तो पहले क्या करना पड़ेगा, इनको फुल्ली पेड अप बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही बोनस हो सकता है। या फिर क्वेश्चन क्या बोल सकता है, इनका जो ये ₹2 है इसी को बोनस मान लो, इसका जो ₹2 है उतना ही रुपीस का हम बोनस दे रहे हैं। इज इट क्लियर? फिर रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है, जनरल रिजर्व दिया हुआ है, सिक्योरिटीज प्रीमियम कलेक्टेड इन कैश एंड पीएनएल अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है। On 1st April, company has made a final call at the rate ₹2 each on 1 lakh equity shares. जो 8 पेड अप था उसका फाइनल कॉल ड्यू किया सबसे पहले, शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। फिर कंपनी को वो पैसा मिल भी गया बाय 15th of April। तो 1st अप्रैल को ड्यू एंट्री हो जाएगा फाइनल कॉल का, और 15th अप्रैल को रिसीव एंट्री हो जाएगा। उसके बाद कंपनी ने क्या बोला, देयर आफ्टर द कंपनी डिसाइडेड टू इश्यू बोनस शेयर्स टू इक्विटी शेयर होल्डर एट द रेट ऑफ 1 शेयर्स फॉर एवरी 5 शेयर्स। 5 के बदले में 1 शेयर्स दे रहे हैं, मतलब 1 लाख डिवाइडेड बाय 5, 20,000 इक्विटी शेयर्स एज ए वे ऑफ बोनस दे रहे हैं। और इन पैसे की बात करूं तो 20,000 इंटू 10 रुपए फेस वैल्यू, 2 लाख रुपए का हमें बोनस बांटना है। तो पहले हम क्या करेंगे, बोनस ड्यू करेंगे। अब बोनस ड्यू करने के लिए सबसे पहले क्या यूज करेंगे, सीआरआर है नहीं हमारे पास क्वेश्चन में, तो क्या होगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम। पहले 25,000 ये यूज कर लेंगे, राइट। अब हमें अभी भी पूरा 2 लाख तो हुआ ही नहीं है, बाकी नेक्स्ट कहां से लेंगे, जनरल रिजर्व से ले लेंगे, राइट। तो हमारी एंट्री हो जाएगी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर, एंड नेक्स्ट एंट्री बोनस टू शेयर होल्डर टू। क्वेश्चन खत्म, समझ में आया? देखो यहाँ पे बोला भी है, इट इज डिसाइडेड दैट देयर शुड बी मिनिमम रिडक्शन इन फ्री रिजर्व। मिनिमम रिडक्शन इन फ्री रिजर्व्स का मतलब, क्वेश्चन बोल रहा है इफ देयर इज एनी रेस्ट्रिक्टिव रिजर्व व्हिच यू कैन यूज फॉर बोनस, पहले पूरा का पूरा वो यूज करो, उसके बाद फ्री रिजर्व्स की तरफ जाओ। आई बात समझ में? ये क्वेश्चन इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन नंबर 1 हमने स्टडी मेट से किया है। क्वेश्चन नंबर 2 ये भी किया है। आपके पास ऑथोराइज कैपिटल दे रखे हैं 3 लाख इक्विटी शेयर्स, 25,000 10% प्रेफरेंस शेयर्स, और इशूड में कितना है, उसमें से 2,70,000 इशू कर चुके हैं हम, और प्रेफरेंस में 24,000 प्रेफरेंस शेयर इशू कर चुके हैं, एंड दे आर ऑल फुल्ली पेड अप। इज इट क्लियर? देन रिजर्व्स एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व है, सीआरआर है, सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड पीएनएल अकाउंट का बैलेंस है। तो कल को बोनस देना होगा तो पहले हम क्या यूज करेंगे, सीआरआर, फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम, फिर जनरल रिजर्व, फिर पीएनएल अकाउंट। On 1st April, the company decided to capitalize its reserves by way of bonus at the rate of 2 shares for every 5 shares. 5 के बदले में 2 शेयर्स, तो हमारे इक्विटी शेयर्स है 2,70,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2, 1,08,000 इक्विटी शेयर्स बाय वे ऑफ बोनस हम देना चाहते हैं। और इन वैल्यू टर्म्स की बात करूं तो कितना हो जाएगा, 10,80,000 रुपीज का बोनस हम देना चाहते हैं, 10,80,000 का बोनस। और शेयर्स की बात करूं तो 1,08,000 इक्विटी शेयर्स। जब मैं 1,08,000 इक्विटी शेयर्स का बोनस बांटूंगा तो मेरा इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कितना हो जाएगा, 3,78,000 इशूड एंड सब्सक्राइब्ड हो जाएगा ना। बट हमारा ऑथराइज कितना था, तो क्या करना पड़ेगा, जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो इसको भी अपन कितना दिखाएंगे, 3,78,000, यही ध्यान में रखना था। बाकी नॉर्मल है, बोनस ड्यू होगा, ठीक है। सो नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, 2 ही तो जर्नल एंट्रीज आएगा, एक बोनस ड्यू करने का और एक बोनस देने का। बोनस जब ड्यू करेंगे तो एंट्री हो जाएगा, सबसे पहले हमें टोटल चाहिए 10,80,000, कहां से लेंगे, ये पूरा ले लेंगे सीआरआर, तो 10,80,000 में से 120 आ जाएगा सीआर से। फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम पूरा 75,000 ले लेंगे, फिर जनरल रिजर्व भी पूरा चला जाएगा, और बचा हुआ यहां से लेंगे, तो यहां कितना बच जाएगा,
75,000 का बैलेंस बच जाएगा। आई बात समझ में? ऑलरेडी स्टडी मेट में था सेम क्वेश्चन। देखो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। फिर से हर क्लास में बोलता हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, इफ यू हैव डन योर स्टडी मेट थोरली, आपको उसके सारे इलस्ट्रेशंस प्रैक्टिकल्स दिमाग में सेट है, कंसेप्ट्स क्लियर है, ऐसा कोई लेवल ऑफ पेपर नहीं आईसीआई में जो अपन क्रैक नहीं कर सकते। बट आपके मन में क्या होता है पता है, बाप रे टीचर ने तो यहाँ से भी कराया, इन्होंने, अरे उससे कुछ नहीं होता, कितना ही एक्स्ट्रा करके चले जाओ, लेकिन आपको स्टडी मेट नहीं आती ना, आपको कुछ नहीं आता, भतेरे क्वेश्चन करके चले जाओ, एंड रिजल्ट आपका नेगेटिव ही रहने वाला है, अनसक्सेसफुल लिखा हुआ। लेकिन जिसने स्टडी मेट थोरली की है, ट्रस्ट में वो उतना करके भी सक्सेसफुल रिजल्ट ले आता है, क्योंकि उसके पास लिमिटेड कंटेंट है, वो उसी को 2-3 बार पढ़ रहा है, तो सारे कंसेप्ट ही उसके क्लियर है, और क्लियर है तो फिर एग्जाम में रिजल्ट आना ही है। वरना अपना साइकोलॉजिकल प्रेशर क्या होता है, अपन एक चैप्टर पे 60 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन कर तो लिए, बट एग्जाम से पहले वो रिवाइज ही नहीं कर पाते। अब दिमाग में वही घूम रहा है, ए राम उस चैप्टर का तो इतना क्वेश्चन पेंडिंग ही रह गया, उसको तो हम एक बार देखा भी नहीं, कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। वरना व्हेन यू हैव अ लिमिटेड कंटेंट, योर ब्रेन विल लाइक कि हाँ ठीक है मैंने वो चैप्टर तो किया है, कर लेंगे एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा। तो फिर से बोल रहा हूँ, स्टडी मेट को थोरली करना, फिर उसके बाद में आपके पास पोटेंशियल्स है, टाइम है, देन गो फॉर सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। क्लियर है? बस पास्ट पेपर क्वेश्चंस इसलिए देखने होते हैं जिससे आपको आइडिया लगे कि आईसीआई पूछता कैसे, कि आपने क्वेश्चन चैप्टर रेडी तो कर लिया, लेकिन आपको आइडिया ही नहीं उस चैप्टर में से क्वेश्चन आएगा कैसा, लैंग्वेज कैसा फ्रेम होगा, तब फिर आप रेडी नहीं है कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए। बट आपने वो भी देख लिया, अच्छा ठीक है इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे करता है, लैंग्वेज को फॉर्मेटिंग चेंज रहता है, नए वर्ड्स ऐड क्या क्या होता है, वो क्लैरिटी आ गया ना, खत्म है फिर वो चैप्टर। ठीक है, अभी हमने ये 2 क्वेश्चन देखा, 5-5 मार्क के क्वेश्चन ऑलरेडी इंटर में जब पूछे हैं, सेम स्टडी मेट से रिलेटेड है। देखो नंबर 3 ऑलरेडी सेम कॉपी पेस्ट क्वेश्चन, अगेन फिर उन्होंने 5 मार्क में पूछा। यहां पे भी देखो सेम कहानी है, कितना है 80,000 इक्विटी शेयर्स, 8 पेड अप है, तो बोनस देने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, पहले इसको फुल्ली पेड। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑन 1 अप्रैल द कंपनी हैज मेड फाइनल कॉल, उसके बाद एंटायर मनी वाज रिसीव्ड ऑन अप्रैल, पैसा भी मिल गया, अब कंपनी क्या करेगी, बोनस ड्यू करेगी, कब कर रही है, 1 जून को कंपनी डिसाइडेड टू इशू इक्विटी शेयर होल्डर बोनस शेयर्स एट द रेट ऑफ 2 शेयर्स फॉर एवरी 5 शेयर्स। तो हम कितना बोनस देंगे, 32,000 शेयर्स, 32,000 शेयर्स बोनस बांटना है, वैल्यू वाइज 3,20,000, राइट। देयर शुड बी अ मिनिमम रिडक्शन इन फ्री रिजर्व्स, हो गए 3 रिजर्व्स नहीं, फ्री रिजर्व्स। ठीक है, आई बात समझ में, सेम लैंग्वेज सेम सब कुछ है, तो क्वेश्चन रीडिंग जरूरी है। अब ये 320 हम कहां से निकालेंगे, सबसे पहले सीआरआर ले लेंगे 75,000 पूरा का पूरा, अभी भी हमें कितना चाहिए 2,45,000, तो फिर नेक्स्ट क्या लेंगे अपन, सिक्योरिटीज प्रीमियम ले ले 60,000, चलो वो भी ले लिया, फिर क्या ले, जनरल रिजर्व 1,85,000 ये ले लो, या फिर कैपिटल रिजर्व रियलाइज्ड इन कैश है क्या, यस कैपिटल रिजर्व में भी 45,000 रियलाइज्ड इन कैश है, 45,000 बीइंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। बट कोई बात नहीं, एग्जाम में कंफ्यूज मत होना, ये सबको लेके जो सीक्वेंस समझ के रखा है उसी सीक्वेंस से पैसा निकालना, कंफ्यूज मत होना इस लाइन को देख के, अपने जो सीख के रखे उसी हायरार्की को ध्यान में रखना। क्लियर है, आई बात समझ में, इजी सा क्वेश्चन है, ये भी मैनेजेबल था। फिर से देखो सेम लैंग्वेज सेम टाइप का कॉपी पेस्ट क्वेश्चन, इसमें भी फाइनल कॉल किया, फाइनल कॉल का पैसा अप्रैल में मिल गया, उसके बाद में बोनस किया जा रहा है, नथिंग न्यू। बस हमेशा ध्यान रखना जब बैलेंस शीट का नोट्स मांगे, ऑथराइज पे फोकस रखना, कहीं ऐसा नहीं है हमारा इशूड एंड सब्सक्राइब ऑथराइज को क्रॉस कर रहा है, इस क्वेश्चन में कर रहा है क्या, 1 शेयर्स फॉर एवरी 4 शेयर्स, यानी हमें देना कितना है 50,000 बोनस शेयर्स देने ना, तो 2 लाख ऑलरेडी इशूड है, और 50,000 दे देंगे तो 2,50,000 होगा, और ऑथराइज्ड है 3 लाख, तो हम क्रॉस नहीं कर रहे, कोई इशू नहीं है। क्लियर है, समझ में आया, तो यहां तक मुझे नहीं लगता आपको कोई भी दिक्कत होगा इन क्वेश्चंस के अंदर में। अब हो सकता है नंबर 5 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, जब 10 मार्क का आता है तो थोड़ा तो कुछ पूछा होगा इन्होंने, ठीक है, एंड देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी, क्या पता इस अटेम्प्ट या कमिंग अटेम्प्ट्स के अंदर आपको इस कैटेगरी का क्वेश्चन पूछा जाए, बिकॉज अभी तक बोनस एंड राइट से
पूछा नहीं है, ठीक है। तो बोनस से 10 मार्क का बनता है, बट राइट इशू से नॉर्मली बनता नहीं। राइट इशू से आपका जो बनेगा वो छोटा सा क्वेश्चन बनेगा, 5 मार्क की हद तक का ही क्वेश्चन बनता है। तो ये क्वेश्चन अपन अभी साथ में करेंगे, ठीक है, कॉपी में भी करेंगे इसको। देखो क्या बोला है, गिवन बिलो इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ डेजी लिमिटेड एज एट 31st ऑफ मार्च 21। बैलेंस शीट दे रखा है जहां पे 15% 650 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 each ₹80 पेड अप। तो प्रेफरेंस शेयर्स फुल्ली पेड अप नहीं है, हमें उससे मतलब भी नहीं है इतना कुछ। हमें तो बोनस किसको देते हैं, इक्विटी वालों को। 22,500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each, ₹9.50 पर शेयर पेड अप। इससे तो मतलब है, इससे तो मतलब है ये क्या है, पार्टली पेड अप है। क्वेश्चन में रीवैल्यूएशन रिजर्व दे रखा है, क्या हमारे काम का है? नहीं है। कैपिटल रिजर्व रियलाइज्ड इन कैश लिखा है तो काम का हो जाता है, रियलाइज्ड इन कैश। क्या चीज नहीं, मतलब सीआरआर सिक्योरिटीज प्रीमियम, उसके बाद में कैपिटल रिजर्व आप यूज कर सकते हैं इफ रियलाइज्ड इन कैश है तो। एनी रिजर्व रियलाइज्ड इन कैश। फिर जनरल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, पीएनएल, ये सब का बैलेंस है। फिक्स एसेट्स है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स का वैल्यू दे रखा है, बैंक बैलेंस दे रखा है। बस एक प्रॉपर बैलेंसेस हमारे पास पड़े, कुछ एसेट्स है और कुछ लाइबिलिटीज है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर प्रोवाइडेड। अब ये इंफॉर्मेशन काम की। रिक्वायरमेंट पार्ट क्या है क्वेश्चन का, सिर्फ जर्नल पास करना, अपन को कोई भी बैलेंस शीट वगैरह नहीं बनानी। तो देखो क्या क्या बोला। 1st April 21, the board of directors decided to make a final call of ₹220 on redeemable preference shares, ठीक है, and redeem the same at a premium of 10% on 1st June 21। ओहो भैया ये तो क्या आ गया, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आ गया, राइट। तो एक बार का होल्ड में रख लेते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, आईसीआई ने क्या किया, पता चला कि बोनस इशू का सिर्फ क्वेश्चन बना, सिर्फ बोनस इशू का क्वेश्चन बनाना, तो 5 मार्क्स से ऊपर नहीं बन पा रहा था। अब वो क्या करेंगे, क्वेश्चन का मार्क्स बढ़ाना है, उनको 10 मार्क का क्वेश्चन बनाना है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे पता है, बोनस के अंदर में ही रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स डाल देंगे, हो सकता है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स भी डाल देते, तो 2-3 चैप्टर का मर्जिंग करके एक क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। आगे जब रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के कंपेरिजन में एक क्वेश्चन दूंगा जहां पे डिबेंचर्स भी एडेड है, बोनस भी एडेड है, सब कुछ एडेड है, ठीक है। वो 20 मार्क्स का क्वेश्चन बना दिया उन्होंने क्या किया, 3 चैप्टर को क्लब करके सारे कंसेप्ट एक ही क्वेश्चन में डाल के एक क्वेश्चन बना दिया, एंड आपको जर्नल एंट्री ही पास करना था। तो यहाँ पे ये पार्ट अभी आप नहीं सकोगे, बिकॉज हमने रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स डिस्कस नहीं किया, ठीक है। क्योंकि बस एक थोड़ा सा डिस्कस किया था कि सीआरआर, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, इफ आप फ्री रिजर्व्स यूज करके कैपिटल का रिडम्पशन कर रहे हैं तब हमें सीआरआर बनाना होता है, राइट। तो कैसे क्या कितना है प्रोविजंस, वो सब हमने डिस्कस नहीं किया, तो ये एक बार होल्ड में रहेगा फिर, क्योंकि अभी तक आपको ये कंसेप्ट आता ही नहीं है। बाकी आगे का क्वेश्चन में नॉर्मल बोला है ना, इन्वेस्टमेंट बेचने के लिए बोला है, तो इन्वेस्टमेंट अपन बेच देंगे। फिर इट इज डिसाइडेड टू इशू सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ये क्या बोल रहा है, नया फ्रेश इश्यू करने के लिए बोल रहा है, तो हम नया इश्यू करके पैसा लेके आएंगे यहाँ पे। उसके बाद में डिसाइड टू कन्वर्ट पार्टली पेड अप शेयर्स इनटू फुल्ली पेड अप विदाउट रिक्वायरिंग द शेयर होल्डर टू पे। इसका मतलब बोनस, इसी को बोलते हैं बोनस। फाइनल कॉल ड्यू किया जाएगा, उतना ही पैसे का हम बोनस ड्यू करेंगे, एंड देन फाइनल कॉल का एंट्री और बोनस का एंट्री को मर्ज कर देंगे। तो हमारे पास फाइनल कॉल का पैसा तो नहीं आएगा, बट ऑटोमेटिकली वो क्या बन जाएंगे, फुल्ली पेड अप बन जाएंगे। आई बात समझ में, क्लियर है। देन उसके बाद देखो, ऑन 1st जुलाई द बोर्ड डिसाइड टू इशू फुल्ली पेड बोनस शेयर्स टू द इक्विटी शेयर होल्डर इन द रेशियो ऑफ 1:5। और फिर अलग से भी, मतलब फुल्ली पेड अप करने में तो फ्री में दिया ही दिया है, अलग से बोनस शेयर्स भी दे रहे, तो 2 बार बोनस का कहानी है इस क्वेश्चन के अंदर में, ठीक है। सो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, हाँ इसमें जो बोनस इक्विटी शेयर्स लेगा, वो जो सेकंड इशू किया वो उसको ऐड करके फिर इक्विटी शेयर्स लेगा ना, मतलब टोटल इक्विटी शेयर्स लेगा। जैसे इसमें इक्विटी शेयर्स फ्रेश इशू और किया ना, उसको ऐड करके जो टोटल इक्विटी शेयर्स होगा उस पे, हाँ उस पे बोनस दिया जाएगा, राइट। जो जिस डेट पे बोनस कंपनी इशू करती है उस दिन तक कंपनी के बुक्स में जितने शेयर होल्डर होते हैं ऑल आर एलिजिबल फॉर बोनस। तो जो अभी रिसेंटली इशू किया है उसको भी बोनस दिया जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है, मेरे को याद दिला देना अपन को ये क्वेश्चन
करना है वंस वी कवर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का प्रोविजन, ठीक है। तो वहां पे जब मैं आपको कंपेयर दूंगा लिख के रखना रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स प्लस बोनस इशू, यानी 2 चैप्टर से मिला के एक क्वेश्चन आया है और ये 10 मार्क का क्वेश्चन है। बहुत ज्यादा हाई चांसेस रहता है कि इस टाइप का क्वेश्चन फिर से रिपीट हो, ठीक है। और बाकी एज सच आई डोंट थिंक सो कुछ भी लंबा चौड़ा क्वेश्चन इसमें से, बाकी रिपीटेटिव क्वेश्चन है, सेम लैंग्वेज सेम सब कुछ, फाइनल कॉल ड्यू करता है, फाइनल कॉल का पैसा मिल जाता है, फिर बोनस इशू कर रहे हैं एंड सारा कहानी चलता रहेगा, नथिंग मोर देन न्यू। इस चैप्टर से और कुछ नया आता नहीं है। तो जब मैं आपको ये कंपाइलर्स दूंगा क्वेश्चन बैंक, तो आपको क्लैरिटी रहेगा और आपको प्रैक्टिस करना होगा। इज इट क्लियर? तो बोनस का फंडा क्लियर है ना, किस लेवल का क्वेश्चन आ सकता है। सिर्फ बोनस पे आए तो 5 मार्क, बोनस के साथ कोई और चैप्टर मर्ज होके आया तभी उसके मार्क्स बढ़ सकते हैं। क्लियर है यहां तक? तो सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर में क्या है, एक चैप्टर का नाम था बोनस एंड दूसरा है राइट इशू। नाउ व्हाट इज दिस राइट इशू? को कम रेट में इशू करते हैं शेयर, जब भी कंपनी ने ऑलरेडी पहले अपने शेयर्स इशू कर रखे, नाउ कंपनी वांट्स टू फर्दर इशू न्यू शेयर्स, तो बिफोर गिविंग न्यू शेयर्स टू द आउटसाइडर और टू द न्यू इन्वेस्टर्स, कंपनी गिव दिस ऑप्शन टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर टू बाय द शेयर्स, ठीक है। उसी को हम राइट इशू बोलते हैं। इज इट क्लियर? बिफोर गिविंग ऑप्शंस टू द न्यू इन्वेस्टर, give a right to the existing shareholder to buy the shares at a bit lower value, उसी को अपन right issue करते हैं। Is it clear? But right issue देने की वजह से market price of the shares थोड़े से गिर जाते हैं, right issue देने की वजह से market price of the shares कम हो जाता है। Is it clear? तो यहाँ पे हमें 2 market price निकालना होता है, एक market price before issue of right और एक मार्केट प्राइस आफ्टर इश्यू ऑफ राइट्स, ठीक है। अब सपोज आई एम द शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी एंड कंपनी ने मुझे राइट दिया है कि इफ आई वांट देन आई कैन बाय द शेयर्स एट एक्स वैल्यू, ठीक है। अब ये क्या ऑब्लिगेशन है या फिर ऑप्शन है? मेरे पास ऑप्शन है, राइट है मेरा, मैं चाहूं तो ले सकता हूं, नहीं तो नहीं लूंगा। इज इट क्लियर? जैसे कि आप लोग को आजकल इंटरनेशनल कार्ड्स मिलते हैं, ठीक है, बैंक से है ना, इंटरनेशनल कार्ड इशू होते हैं। वहां पे जब आप एयरपोर्ट पे जाते हो ना, तो यू हैव अ राइट कि आप लाउंज एक्सेस मिलता है आपको, ठीक है, विद इन वेरी नॉमिनल अमाउंट, शायद 1 रुपए में आपको लाउंज एक्सेस मिल जाता है। तो वो क्या है? वो एक आपका राइट है, क्योंकि आप उस बैंक के कस्टमर हो, बैंक ने आपको वो कार्ड दिया है, तो उस कार्ड का राइट आप यूज कर सकते हो। बट क्या जबरदस्ती है क्या? नहीं है ना। तो इसका मतलब या तो आप राइट यूज कर लो या फिर आप राइट क्या करो, लैप्स हो जाएगा, या फिर हम राइट बेच भी सकते हैं, ट्रांसफर भी कर सकते हैं किसी को राइट्स, ठीक है। मेरे पास राइट है, जैसे समझ लो मेरे पास कोई मूवी की टिकट है, तो उस टिकट में मेरा राइट है कि मैं जाके मूवी देख सकता हूं, राइट, लेकिन मेरे को नहीं देखना, मैं चाहूं तो किसी को टिकट बेच भी सकता हूं ना, राइट। लेकिन आप सोचो वो टिकट उसी प्राइस पे बेचो जिस प्राइस पे विंडो पे अवेलेबल है, कोई खरीदेगा क्या मेरे से? तभी खरीदेगा जब हाउसफुल है, बहुत ज्यादा डिमांड है। तो हाउसफुल है तो मैं खुद ही नहीं जाऊंगा, मैं खुद ही मना नहीं करूंगा, मैं खुद जाऊंगा। इज इट क्लियर? मैं एक एवरेज सा मूवी है, थिएटर हॉल खाली पड़ा है, सीट्स अवेलेबल है, अब मुझे किसी को वो राइट बेचना है कि जाओ यार भाई तुम देख लो, मेरे को पैसा दे दो। क्या वो उतना पैसा देगा क्या जितने का नॉर्मल टिकट है? कम ही देना पड़ेगा ना मुझे। तो जब अपन राइट बेचते हैं तो एक्चुअल में कंपनी में हम जितने रुपए से वो शेयर्स लेने वाले हैं ना, उससे कम वैल्यू में हम राइट बेच सकते हैं। और एक बात बताओ, जब आप राइट बेचोगे, जब आप राइट बेचते हो, तो वो आपके लिए फायदा है या नुकसान है? समझना, आपके पास ऑलरेडी कंपनी के शेयर्स है, कंपनी ने बोला कि आप मेरे से 5 शेयर्स और खरीद सकते हैं एट एक्स वैल्यू, इट्स अ राइट। मैंने क्या उसके लिए कोई एक्स्ट्रा पैसा दिया? मैंने कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं दिया, सिंस आई वाज द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। जैसे होता ना, आप कोई क्लब के एग्जिस्टिंग मेंबर हो, ठीक है, या फिर कोई क्रिकेट स्टेडियम के आप वहां के मेंबर्स हो, या ट्रस्टी के बेटे हो, या बोर्ड्स के कुछ भी मेंबर हो, राइट। तो आपको पासेस मिले हुए, फ्री में पासेस मिले, बिकॉज राइट है आपका, आप एग्जिस्टिंग बोर्ड मेंबर हो, तो पहले तो आपको ही मिला जाएगा, फिर बाहर वालों को बांटते हैं, तो आपके पास फ्री में पासेस पड़े। अब या तो जाके खुद क्रिकेट मैच देख लो, या फिर वो पास किसी को सल्टा दो, बेच दो। जब तुम वो पास किसी को बेचते हो तो तुम्हें कोई फायदा होता है या नुकसान होता है? नुकसान क्या चीज का भाई? तुमने कोई पैसा दिया क्या उस पास को खरीदने के लिए? वो तो फ्री में ही मिला है। इवन तुम उस पास को 1 रुपए में भी बेचोगे
तुम्हारा फायदा ही है ना, क्योंकि तुमको तो पासेस फ्री में मिले थे, राइट, फ्री में मिला, राइट था वो तुम्हारा, तुमने नहीं एक्सरसाइज करके किसी और को ट्रांसफर कर दिया। अब वो तुम नॉर्मली ट्रांसफर करोगे एट अ प्राइस लोअर देन द प्राइस अवेलेबल इन द मार्केट, क्योंकि यदि मार्केट प्राइस पे किसी को बेचोगे ना, वो खरीदेगा नहीं तुमसे, वो बोलेगा आपको तो फ्री में मिला हुआ है, आप मुझे मार्केट प्राइस में चिपका रहे हो, तो मैं क्यों खरीदूं आपसे, फिर मैं मार्केट से जाके ही ले लूंगा। आई बात समझ में? तो राइट जब आप ट्रांसफर करते हो तो नॉर्मली इट इज बिलो द मार्केट प्राइस, एंड जितना पैसा भी राइट से मिलता है ट्रांसफर करके इट इज अ प्रॉफिट। लेकिन कोई कंपलसरी नहीं है एवरी टाइम वी ट्रांसफर द राइट, वी कैन लैप्स द राइट ऑल्सो, नहीं एक्सरसाइज करेंगे या फिर हम खुद जाके एक्सरसाइज करेंगे, मतलब शेयर्स बाय करेंगे। इज इट क्लियर? तो राइट इश्यू का फुल्ली कंसेप्ट यही है कि लॉ बोलता है जब भी कंपनी नया टाइप का सिक्योरिटीज इशू करता है, देन एग्जिस्टिंग ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनको ऑप्शन देना पड़ेगा टू बाय द शेयर्स, राइट, उसी को हम राइट बोलते हैं। बट सर्टेन कंडीशन, देयर इज एक्सेप्शंस आल्सो, कि बोलता है हर बार ऐसा करने का जरूरत नहीं है। सपोज कंपनी ने कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू कर रखे, या फिर कोई ऐसा बोरोइंग्स ले रखा है जिसमें सामने वाले को ऑप्शन दिया था कि रीपेमेंट डेट पे या तो आप पैसा ले लेना या हमसे शेयर्स ले लेना, उस कंडीशन में जो डिबेंचर होल्डर को या फिर बोरोइंग्स के अगेंस्ट में जो आप शेयर्स इशू कर रहे हो, तो शेयर्स तो जा रहे हैं ना कंपनी से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को राइट देंगे ना भाई, वो तो मैंने लोन लेने का कंडीशन ही हमारा वो था, तो उसके अगेंस्ट में जो आप शेयर्स दे रहे हो ना, वहां पे आपको एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को राइट देने का जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर? या फिर गवर्नमेंट के साथ हमारा कोई टाई अप हो रखा है कि हमने बोला था कि अच्छा ठीक है हम आपको इतना इक्विटी शेयर्स दे देंगे, तो उस कंडीशन में भी आपको एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को राइट देने का जरूरत नहीं। तो देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन, उसका भी डिस्कशन करते हैं। फिर कैसे मार्केट प्राइस बिफोर राइट इशू एंड मार्केट प्राइस आफ्टर राइट इशू कैलकुलेट करना है। जब आप राइट एक्सरसाइज करते हो, जब आप राइट एक्सरसाइज करते हो, इट इज मोर देन द फेस वैल्यू, इट इज ऑलवेज मोर देन द फेस वैल्यू बट लोअर देन द मार्केट प्राइस। आपको जो ऑफर किया है कंपनी ने, इट इज मोर देन द फेस वैल्यू बट लोअर देन द मार्केट प्राइस। जिस प्राइस पे कंपनी जनरल पब्लिक को देने वाली थी, सपोज जनरल पब्लिक को 100 रुपए में देने वाली थी, लेकिन कंपनी बोलती है आप तो अपने हो, आप बहुत सालों से हमारे मेंबर हो, तो हम आपको ये शेयर 70 रुपए में देते हैं। कंपनी को देने वाली थी 100 रुपए में, आई मीन कंपनी पब्लिक को देने वाली थी 100 में, आपको कितने में दिया? 70 में। कुछ तो भाई फायदा हुआ ना, बीइंग एन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। लेकिन सोचो 70 में आपने खरीद लिया, 70 में आपने खरीद लिया, कंपनी जब उसका अकाउंटिंग करेगा तो कैसे करेगा? बैंक अकाउंट डेबिट 70, आपने कंपनी को 70 दिया और शेयर्स ले लिया, लेकिन अब मालिक कितने के बने? 10 का ही बने ना, तो टू शेयर कैपिटल 10 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 60 रुपीज। आई बात समझ में? राइट का मतलब ये नहीं इट इज बिलो द फेस वैल्यू, इट विल ऑलवेज बी हायर देन द फेस वैल्यू। बिलो द फेस वैल्यू सिर्फ एक कंडीशन में हो सकता है, स्वेट इक्विटी शेयर्स के केस में। आई बात समझ में? क्लियर है? हाँ, राइट में ऐसा कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, बेच दो, किसने मना किया? कंपनी का क्या नुकसान है? कंपनी तो प्रीमियम में ही दे रही है, तो मार्केट प्राइस में बेचोगे ना, अच्छा ही है, मार्केट में और प्राइस बढ़ेगा, प्रॉब्लम क्या? वो भी तुमको हाई प्राइस मिलेगा तब। अभी देखना एक कैलकुलेशन करेंगे तो तुमको पता चलेगा कि अच्छा राइट के बाद में एक बार का कंपनी का मार्केट प्राइस गिर जाता है, तो तुम बेचोगे भी तो नहीं ना तुरंत, तुमको एक्सपेक्टेशन होना पड़ेगा अच्छा ठीक है मेरे को तो सस्ते में मिल रहा है और कंपनी थोड़ा और अच्छा परफॉर्म करेगी और इसका मार्केट प्राइस बढ़ेगा, तब जाके तुम बेचोगे। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो पहले तो एक्सेप्शंस, ESOP क्या था? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। हमने हमारे एम्प्लॉयज को ऑप्शन दे रखा था कि आप शेयर्स ले लेना, राइट? तो उस कंडीशन में यदि हमें शेयर्स देने पड़ रहे हैं तो वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू कीप अ राइट फॉर द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, हम लोग डायरेक्टली उनको दे सकते हैं। देन एनी पर्सन वेदर फॉर कैश और फॉर ए कंसिडरेशन अदर देन कैश, द प्राइस ऑफ शेयर इज डिटरमाइंड बाय द वैल्यूएशन रिपोर्ट ऑफ अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर। यदि हमने हमारा जो नया शेयर इशू कर रहे हैं उसका शेयर प्राइस थ्रू रजिस्टर्ड वैल्यूअर डिसाइड किया है, तो उस कंडीशन के अंदर में आपको राइट देने का जरूरत नहीं है। यानी चाहे वो कैश हो चाहे अदर देन कैश, हमने किसी वेंडर से कोई एसेट खरीदी, अगेंस्ट में शेयर्स दे रहे हैं,
किससे बिजनेस खरीदा, अगेंस्ट में शेयर्स दे रहे हैं, या फिर पब्लिक को पैसा देके शेयर्स, पैसा लेके शेयर्स दे रहे हैं, लेकिन जो वो शेयर का प्राइस है इट इज डिटरमाइंड बाय अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर, प्रॉपर वैल्यूएशन, कंपनी की जो एक्चुअल वैल्यूएशन है उसके हिसाब से हमने वो प्राइस डिटरमाइन किया है, तब बोलता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को देने की कोई जरूरत नहीं है, राइट। क्योंकि जो कंपनी की एक्चुअल वर्थ है उसके हिसाब से ही तो कंपनी काम कर रही है, उस कंडीशन में राइट देने का जरूरत नहीं है। थर्डली, कन्वर्जन कर रहे हैं हम, जैसे बोरोइंग्स में डिवेंचर्स हो सकता है, या फिर अदर देन डिवेंचर्स कोई भी बोरोइंग्स जिसके अगेंस्ट में आपका कन्वर्जन हो रहा है, कि बोरोइंग्स की लायबिलिटी है, हमने उसको बोल रखा था कि आप पैसे के बदले में शेयर्स ले लेना, तो बदले में जो आप शेयर्स दे रहे हो तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को राइट देने का जरूरत नहीं है। नया बस जिसका बोरोइंग्स था आप उनको शेयर्स दो, बोरोइंग्स खत्म। क्लियर है? एंड द लास्ट पॉइंट, स्पेशल सिचुएशन वेयर लोन हैज बीन टेकन फ्रॉम गवर्नमेंट। ठीक है, मैंने इसको कंसाइज फॉर्म में लिखा है जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस, कि कुछ ऐसी सिचुएशंस होती है जहां पे हम लोग गवर्नमेंट से पैसा उठाते हैं, लोन लेते हैं, बट गवर्नमेंट बोलती है देख फ्यूचर में मैं तेरे से शेयर्स भी ले लूंगा, यदि तू टाइम पे नहीं पे कर पाया तो मैं तेरे से शेयर्स ले लूंगा तेरे कंपनी के, तेरे को मुझे शेयर्स देने पड़ेंगे। तो जब आप कंपनी को शेयर्स दोगे, आई मीन गवर्नमेंट को जब शेयर्स दोगे, उस कंडीशन में तो शेयर्स तो जाहिर है ना कंपनी के, तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को राइट्स देने का जरूरत नहीं है। समझ में आया? दीज आर द सर्टेन एक्सेप्शंस ऑफ राइट इशू। पहला था मेरा ईसॉप के केस में, दूसरा था क्या, वैल्यूअर्स के थ्रू हमने यदि वैल्यूएशन डिसाइड किया है तो, तीसरा है बोरोइंग्स के अगेंस्ट में, चौथा है गवर्नमेंट। ठीक है, स्पेशल सिचुएशन में यदि हमने कोई ऐसा लोन ले रखा गवर्नमेंट में जहां टर्म्स एंड कंडीशन ही वही है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को राइट देने का जरूरत नहीं है। देन वी हैव सीन राइट का जर्नल एंट्री। जब भी आप राइट एक्सरसाइज करोगे, एक होता है राइट लैप्स, एक होता है राइट सोल्ड, और एक होता है राइट एक्सरसाइज। राइट लैप्स का मतलब ना तो हमने लिया ना हमने किसी को बेचा, वो वैसे ही पड़ा पड़ा एक्सपायर हो गया। ठीक है, राइट ट्रांसफर मतलब हमने किसी और को बेच दिया। क्या कंपनी बेचती है या शेयर होल्डर बेचता है, इन्वेस्टर? तो कंपनी राइट बेचने का एंट्री करेगा क्या? कंपनी को कोई मतलब नहीं है भाई, क्योंकि राइट आपका था, शेयर होल्डर का था, शेयर होल्डर किसी और को बेच रहा है तो उसका अकाउंटिंग कंपनी क्यों करेगा? तो राइट ट्रांसफर करने का अकाउंटिंग कंपनी नहीं करती। राइट एक्सरसाइज्ड मतलब इन्वेस्टर शेयर होल्डर आके कंपनी में पैसा दे रहा है और शेयर्स लेके जा रहा है, उस कंडीशन में कंपनी अकाउंटिंग करता है। इज इट क्लियर? लैप्स का अकाउंटिंग नहीं करेगी कंपनी, ट्रांसफर का अकाउंटिंग कंपनी नहीं करेगी, बट जब एक्सरसाइज होगा राइट तब कंपनी को अकाउंटिंग करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी के पास पैसा आ रहा है कंपनी के बैंक अकाउंट में, तो कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसा आएगा। कितना पैसा आएगा? जितने नंबर ऑफ राइट शेयर्स आप खरीद रहे हो इनटू जितना प्राइस आपको बोला गया था। जरूरी नहीं है आप सारे के सारे राइट शेयर्स खरीदो। सोचो आपके पास में 10 राइट शेयर्स खरीदने का पावर है, लेकिन आप बोलते हो नहीं मुझे सिर्फ 4 राइट शेयर्स चाहिए। ओके फाइन, जितना खरीदना है उतना खरीदो, किसने मना किया? इज इट क्लियर? आई बात समझ में? तो जितने राइट शेयर्स हमने खरीदे इनटू राइट प्राइस, इतना कंपनी में पैसा आया, लेकिन कंपनी में मालिक कितने के बनोगे? तो इनटू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो फेस वैल्यू जाना है, एंड बाकी सिक्योरिटीज प्रीमियम। आपको एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होना पड़ेगा, खरीदना क्यों पड़ेगा? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर आपको राइट दिया तो हम पहले तो हम खरीदेगा ना वो शेयर्स, के बाद दूसरे को ट्रांसफर करेगा। शेयर्स ने ट्रांसफर करा, तुम राइट ट्रांसफर करा। सोचो तुम एक स्कूल में पढ़ता है, ऑलरेडी तुम स्कूल का एक स्टूडेंट है, फीस पे करता है, राइट? अब स्कूल में कोई बड़ा एनुअल फंक्शन होने वाला है, बाहर से सेलिब्रिटी वगैरह आएंगे, जिसमें स्कूल ने क्या किया, टिकट्स ओपन किया है, टिकट्स बाय करो और शो को अटेंड कर लो। बट सिंस यू आर द एग्जिस्टिंग स्टूडेंट ऑफ द स्कूल, तो आपको बोला गया कि तुम ये टिकट खरीद लो 50 रुपए में। तुमको एक कूपन दे दिया कि ये कूपन टिकट विंडो पे दिखाना, बीइंग अ स्टूडेंट, और आईडी कार्ड दिखाना, तुमको 50 रुपए मिल जाएगा। लेकिन बाकी जितने लोग भी है बाहर वाले, उनको 200 रुपए में वो टिकट मिलेगा। इज इट क्लियर? अब तुमने बोला कि राइट तुमने ट्रांसफर किया, तो तुम अपना स्टूडेंट आई कार्ड थोड़ी ट्रांसफर कर रहे हो। स्टूडेंट तो तुम उसी स्कूल के हो, तुम सिर्फ वो टोकन, वो जो राइट है वो किसी को बेच दोगे। तुमको 50 रुपए मिलने वाला है तो तुम उसके सस्ते वैल्यू में तुम दे दोगे, वो हो गया। समझ में आया? क्योंकि हम अपना शेयर्स थोड़ी बेचते हैं, यू स्टील द शेयर होल्डर ऑफ दैट कंपनी, बस आपको जो एक्स्ट्रा राइट मिला है वो आप किसी को बेच रहे। ठीक है, क्लियर है? समझ में आया यहां तक?
हाँ कौन सा, हाँ ऑलवेज प्रीमियम पे होगा, फेस वैल्यू पे होता ही नहीं। पहला बात है कंपनी कभी भी कोई भी चीज फेस वैल्यू पे नहीं देती। हाँ मार्केट में जैसे 100 रुपए हो गया, हाँ वो 70 में इशू किया, फेस वैल्यू इक्विटी शेयर में 10 रुपए और 60 रुपए प्रीमियम में चला जाएगा। 60 रुपए प्रीमियम में चला जाएगा। 4 शेयर खरीदेगा तो 4 × 60 प्रीमियम में जाएगा, बाकी इक्विटी कैपिटल में जाएगा। अरे मैंने ये बोला, इसने पूछा कि भैया जब हम ट्रांसफर करते हैं राइट, तब तो मैंने शेयर्स ट्रांसफर करना पड़ेगा ना पहले। अरे भाई इसको अपने शेयर्स क्यों ट्रांसफर करने, शेयर होल्डर तो ये है ही, बीइंग अ शेयर होल्डर उसको एक एक्स्ट्रा एक्सेस मिला है। अब वो एक्सेस या तो खुद ले ले या किसी को एक्सेस बेच दे, ठीक है। तो एक्सेस जब बेचेगी तो थोड़ी ना बीइंग अ शेयर होल्डर अपने बुक से हट जाएगी, कंपनी के बुक्स में शेयर होल्डर तो वही रहेगी ना। उसके साथ जो एक्स्ट्रा पावर मिला था वो पावर ट्रांसफर कर रही है, वो शेयर होल्डर तो कंपनी के बुक्स में वही रहेगी। हाँ जिसको इसने वो पावर ट्रांसफर किया, इफ उसने भी पावर एक्सरसाइज कर लिया, मतलब शेयर्स खरीद लिए कंपनी से, तब वो भी शेयर होल्डर बन जाएगा कंपनी का। आई बात समझ में, क्लियर है यहां तक। तो जब भी राइट एक्सरसाइज होगा तो कंपनी क्या एंट्री करती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्लियर है ये दो कैलकुलेशन जो नॉर्मली इस कंसेप्ट में करना होता है। एक, राइट इशू करने के बाद व्हाट इज द मार्केट प्राइस ऑफ द राइट शेयर्स, व्हाट इज द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स, कंपनी के शेयर्स का मार्केट प्राइस क्या है राइट इशू करने के बाद। इज इट क्लियर। देन एक होता है मार्केट प्राइस बिफोर द राइट इशू, मार्केट प्राइस बिफोर राइट इशू। सपोज मार्केट प्राइस बिफोर राइट है 100 रुपए, अभी तक राइट एक्सरसाइज नहीं हुआ, और राइट एक्सरसाइज होने के बाद मार्केट प्राइस है 80 रुपए। क्लियर है। तो मैक्स टू मैक्स आप किसी को जो राइट ट्रांसफर करोगे वो 20 रुपए होगा। कोई भी इंसान को आप 20 रुपए में ट्रांसफर करोगे तो चलेगा, बिकॉज आपने उससे ज्यादा में ट्रांसफर किया तो उसको लॉस हो जाएगा, कोई भी आपसे नहीं लेगा। दैट इज माई वैल्यू ऑफ राइट। वैल्यू ऑफ राइट का मतलब जो मेरा राइट प्राइस, मार्केट प्राइस बिफोर राइट इशू है 100 रुपए, आफ्टर राइट एक बार राइट एक्सरसाइज हो गया उसके बाद कंपनी का मार्केट प्राइस पहुंच गया 80 रुपए में, तो 100 रुपए पहले था या तो पहले ही खरीद लेते, अब बाद में 80 रुपए हो गया तो उसको क्या लग रहा है, ये राम 20 रुपए का नुकसान हो गया। तो मैक्स टू मैक्स जो डिफरेंस अमाउंट है उतने में ही आप राइट ट्रांसफर कर सकते हो किसी को। 30 रुपीज में भी ट्रांसफर करोगे तो वो नहीं लेगा आपसे, आई बात समझ में, खरीदेगा ही नहीं, वो मार्केट में जाके बाय कर लेगा। तो मैक्स टू मैक्स क्या होता है, मार्केट प्राइस बिफोर राइट इशू एंड मार्केट प्राइस आफ्टर राइट इशू के बीच का जो डिफरेंस है, दैट इज द वैल्यू ऑफ राइट विच यू कैन टेक बाय ट्रांसफरिंग योर राइट्स। क्लियर है। क्वेश्चन आपसे सिर्फ ज्यादा से ज्यादा पूछता है ये निकाल के बताओ, ये भी निकाल के बताओ और ये भी निकाल के बताओ, ये ऑलवेज क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, मार्केट प्राइस बिफोर राइट इशू। क्योंकि बिफोर राइट क्या है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस चल रहा है वही तो बिफोर राइट है। एक बार राइट शेयर एक्सरसाइज हो गया उसके बाद का मार्केट प्राइस निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे, देखो राइट एक्सरसाइज होने से पहले सपोज आपके पास 100 शेयर्स थे और कंपनी का मार्केट प्राइस बिफोर राइट, जिसको हम बोलते हैं कम राइट प्राइस, क्या बोलते हैं, कम राइट प्राइस। कम राइट का मतलब बिफोर राइट, और होता है एक्स राइट, एक्स राइट का मतलब आफ्टर राइट। राइट इशू करने के बाद कंपनी का मार्केट प्राइस इज एक्स राइट वैल्यू, वेयर एज राइट इशू करने से पहले का मार्केट प्राइस इज योर कम राइट प्राइस। ठीक है। अब इसको कैसे निकालते हैं, पहले आपके पास कितने नंबर ऑफ शेयर्स थे मल्टीप्लाई बाय उस टाइम का मार्केट प्राइस। राइट एक्सरसाइज करने से पहले सपोज आपके पास 100 शेयर्स थे और उस टाइम मार्केट प्राइस 100 रुपए था। ठीक है। अब कंपनी ने बोला जिसके पास हमारे 10 शेयर्स है उसको हम एक राइट शेयर्स का पावर दे रहे हैं एट द रेट ₹50, 10 के बदले में एक एट द रेट ₹50, और आपने क्या किया, राइट एक्सरसाइज कर लिया। तो प्रैक्टिकली कंपनी में पैसा तो दिया है, अभी ऑलरेडी आपने इतना इन्वेस्ट कर रखा है, अब आप अपना सारा का सारा राइट एक्सरसाइज कर रहे हैं, मतलब आप एलिजिबल कितना है 10 शेयर्स के लिए, 10 के बदले में एक शेयर्स है, तो आपके पास 100 शेयर्स है, तो कंपनी कितना शेयर्स देने को रेडी है आपको, 10 शेयर्स एट द रेट ₹50, यानी कंपनी में आपने और इतना रुपए इन्वेस्ट कर दिया।
तो टोटल कंपनी में आपने कितना इन्वेस्ट कर दिया? क्या बोल रहे हो? 10,500 रुपए आपने कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए, राइट? 10,500 रुपए इन्वेस्ट किए। 10,500 रुपए इन्वेस्ट करके टोटल शेयर्स कितना आ गया आपके पास? तो व्हाट इज द मार्केट प्राइस नाउ? आपके एवरेजिंग करते हैं ना, 10,500 रुपए इन्वेस्ट करके 110 शेयर्स आया, तो पर शेयर 95 हो गया, यानी शेयर प्राइस कम हो गया ना। एक्स राइट वैल्यू होना ही है ना भाई, पहले वाला महंगा खरीदा था, बाद में आपको सस्ता मिला है, और ओवरऑल टोटल बेसिस पे आप डिवाइड कर रहे हैं तो प्राइस गिरा ना। पहले 100 रुपए था, अब क्या हो गया? 95 हो गया। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ राइट? 5 रुपए इज द वैल्यू ऑफ राइट। समझ में आया? क्लियर है? एक्स राइट वैल्यू कैसे निकालना है? क्लियर है? एक्स राइट वैल्यू कैसे निकालते हैं? राइट से पहले कंपनी में आपने कितना इन्वेस्ट कर रखा है, राइट? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस बिफोर राइट। कम राइट प्राइस का मतलब हो गया मार्केट प्राइस बिफोर राइट, क्योंकि दिखा ना इधर कम राइट वैल्यू का मतलब मार्केट प्राइस बिफोर राइट। इतना पैसा ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है, अब राइट एक्सरसाइज कर लोगे, इतना पैसा और कंपनी में चला गया मेरा, राइट? डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, जितने अब आपके हाथ में है, तब आपको मिल जाएगा एक्स राइट वैल्यू। समझ में आया या नहीं आया? कैलकुलेशन कंपनी के लिए तो आउटस्टैंडिंग ही है। कंपनी के बुक्स में शेयर कैपिटल बढ़ा या नहीं बढ़ा? फ्यूचर में तो रीपे करेगी ना कंपनी इन शेयर्स को, तो कंपनी के लिए तो आउटस्टैंडिंग ही अभी तक। हाँ, नहीं, हाँ, बाहर वाला शेयर होल्डर का तो फिर नया फ्रेश इशू टाइप का ही काउंट होता है। ये सिर्फ हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर की बात कर रहे हैं, उन्हीं को ही राइट दिया जाएगा ना, नए मेंबर को थोड़ी ना राइट मिलता है। जो भी राइट मिलेगा वो तो एग्जिस्टिंग मेंबर्स है, उसी को ही मिलेगा। तुम एक बहुत बड़े अपार्टमेंट में रहते हो, वहां पे बहुत सारे फ्लैट्स है, अब कोई नया फैसिलिटी ऑन हुआ है, कल ही कोई एक नया टेनेंट शिफ्ट हुआ है, उसको पहले पूछा जाएगा ना, आपको पूछा जाएगा? हमेशा एग्जिस्टिंग लोगों को ही तो वैल्यू किया जाता है ना, क्योंकि आप स्टार्टिंग से हो, यू इन्वेस्टेड इनटू द कंपनी एट दैट टाइम, जब कंपनी भी क्यों। अरे रील्स देखते हो ना, व्हेन यू वर, क्या तुम मेरे इस समय में नहीं थे तो इस समय में भी डिजर्व नहीं करते, ऐसा कुछ आता है ना। कौन सा, हाँ, ऐसे मुर्दा सा चेहरा, मरियल सा पैसा आने के बाद ग्लो हो जाता है, ठीक है। हाँ, ठुकरा के मेरा प्यार, पूरा एकदम सही जा रहे हो। जब मैं सीए में स्ट्रगल कर रहा था तब तो मेरा साथ नहीं दी, तब जब मैं सीए में सक्सेसफुल हूँ तो मुझे डिजर्व नहीं करती। ठीक है, तो वैसा ही चीज है। समझ में आया? कंसेप्ट क्लियर है ना राइट का? कोई दिक्कत नहीं है। हमें एक वैल्यू ऑफ राइट कैलकुलेट करना होता है। वैल्यू ऑफ राइट का मतलब हो गया डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस बिफोर राइट एंड आफ्टर राइट। मार्केट प्राइस बिफोर राइट को हम बोलते हैं कम राइट वैल्यू, एंड मार्केट प्राइस आफ्टर राइट को बोलते हैं एक्स राइट वैल्यू। एक्स राइट वैल्यू कैसे निकालेंगे? पहले कितना इन्वेस्ट कर रखा था प्लस अभी और कितना इन्वेस्ट कर दिया बाय एक्सरसाइजिंग राइट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। समझ में आया? क्लियर है? स्टडी मेट में देखते हैं क्या पूछते हैं इन लोग। हाँ, छोटा ही कंसेप्ट है, नॉट दैट बिग। 4 तक तो हो गया था ना? A company offers new shares of ₹100 each at 25% premium to existing shareholder। देखा, ऑफर कर रहा है, नया शेयर है, नूतन ब्रांड न्यू, मतलब कोई भी नया प्रोडक्ट है, एक तरह से नया शेयर इज नया प्रोडक्ट। तो भाई बाहर वालों को देने से पहले घर वालों को तो पूछ लो आपको खरीदना या नहीं खरीदना। बोलता है तुम लोग खरीद लो भाई, 100 रुपए का शेयर है, 25 रुपए प्रीमियम, मतलब कितने रुपए में? दैट मीन्स राइट प्राइस इज 125। एंड कितना खरीद सकते हैं? 144 बेसिस, मतलब 4 के बदले में 1, 4 शेयर्स के बदले में 1 शेयर्स का राइट है। द कम राइट मार्केट प्राइस, कम राइट मार्केट प्राइस का मतलब
बिफोर राइट मतलब आज राइट एक्सरसाइज करने से पहले मार्केट प्राइस, जिस दिन आपको ऑफर किया गया उस दिन का प्राइस कम, राइट मार्केट प्राइस का मतलब राइट से पहले, मतलब आज मार्केट प्राइस चल रहा है 150 रुपए, कंपनी बोलती है देख लो आप मेरे एग्जिस्टिंग मालिक हो, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो, हम आपको 125 में दे रहे हैं, लेकिन ये मत सोचना जितने आपके पास शेयर है उतने सारे दे देंगे, हमारा एक रेशियो है, हर 4 के बदले में 1 देंगे। आप बुरा मत मानना कि आपको ऑफर ही नहीं किया, ऑफर तो कर ही रहे ना, बट वी हैव अ रेशियो 4 के बदले में 1 शेयर, मतलब इफ यू आर होल्डिंग 4 शेयर्स ऑफ माय कंपनी देन आई विल ऑफर यू 1 शेयर्स एट द रेट ₹125। मार्केट में 150 है, अब देख लो किससे खरीदना है। इफ आपको लगता है कंपनी में और पैसा इन्वेस्ट करना है, शेयर्स चाहिए, तो हमसे आके ले लो 125 रुपए में, ठीक है। और मार्केट प्राइस ऑलरेडी 150 है, तो कंपनी जब एक्चुअल पब्लिक को देगी तो 150 से नीचे तो वैसे भी नहीं देगी, क्योंकि मार्केट प्राइस मेरा 150 रुपए चल रहा है, क्यों मैं इससे सस्ते में दूं? क्लियर है? सिर्फ सस्ते में किसको दे रहे हैं हम? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दे रहे हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए राइट, वैल्यू ऑफ ए राइट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? मार्केट प्राइस बिफोर राइट तो पता है, बट मार्केट प्राइस आफ्टर राइट नहीं पता। तो भैया ये भी तो बताना चाहिए ना क्वेश्चन में कि शेयर होल्डर के पास शेयर्स है कितने। ओहो ये तो बताया नहीं, बट वी हैव अ रेशियो 1:4, 1 के बदले में 4, यानी इन शॉर्ट कोई भी शेयर होल्डर होगा जो ये राइट के लिए जाएगा उसके पास कम से कम 4 शेयर्स तो होगा, राइट। 1 के लिए निकालो, 1000 के लिए निकालो, कैलकुलेशन तो सेम ही है। सो अज्यूमिंग आपके पास 4 शेयर्स है, इफ आपके पास 4 शेयर्स है अभी, तो ऑलरेडी आपने कंपनी में इतना ही रुपए लगा रखा है 4 into 150 करके। अब आप राइट एक्सरसाइज कर लोगे, राइट एक्सरसाइज कर रहे हो, ठीक है, तो आपको कितने शेयर्स मिलेंगे? 1 शेयर्स, और उसको कितने रुपए में खरीदोगे? इतना रुपए और कंपनी में इन्वेस्ट हो गया। अब टोटल शेयर्स कितने हो गए? प्राइस कितना है? ये प्राइस क्या है? एक्स राइट वैल्यू, दैट इज आफ्टर राइट। हाउ आफ्टर राइट? भाई इसमें हमने राइट को ऐड कर लिया ना, मतलब राइट एक्सरसाइज हो चुका है। आफ्टर राइट मार्केट प्राइस कितना हो गया? 145, और बिफोर कितना था? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ राइट? बस यही तो है, समझ में आया? इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एजम्पशन लेना पड़ा, वो जो रेशियो है वही वाला, क्योंकि नंबर्स दिया नहीं है क्वेश्चन में। बस इतना ही था और कुछ ही नहीं है, क्वेश्चन खत्म हो गया। 4 मार्क 5 मार्क? इसमें 4 शेयर के बदले में 1 शेयर देगा राइट का। हाँ, तो पहले वाला हम लोग 4 एज्यूम कर लिए, तुम्हारे पास 4 होना ही पड़ेगा ना, 3 होगा तो वैसे भी तुम एलिजिबल नहीं हो। इन मल्टीपल्स ऑफ 4 होना पड़ेगा तुम्हारे पास में। अब मल्टीपल ऑफ 4 में कोई भी एग्जांपल ले लो, चाहे तुम ये एज्यूम कर लो तुम्हारे पास 40 शेयर्स है, तुम्हारे पास 400 शेयर्स है, कुछ भी एज्यूम कर लो, आंसर तो 145 ही आएगा। प्रॉफिट होगा जो एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर्स को मिलेगा। हाँ, एक तरह से यू कैन से, मतलब मार्केट प्राइस से 5 रुपया कम में हम लोग राइट बेच सकते हैं हम, बेच सकते हैं। हाँ, इतना तक बेचोगे तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना नुकसान ही है, कोई खरीदेगा ही नहीं आपसे आके। मतलब जैसे कि हम इसमें मेरा 145 हो गया मेरा राइट का प्राइस, राइट से पहले मार्केट प्राइस 150 है, राइट के बाद मार्केट प्राइस हो जाएगा 145, ठीक है। अब सुनो मेरी बात सुनो, सपोज राइट देने से पहले ये कूपन है, ठीक है, ये कूपन है, इसके बदले में आप स्टोर में जाओगे आपको सामान मिल जाएगा, राइट। अब ये कूपन है, ये कोई सामान नहीं है, कुछ नहीं है, सामान तो जाके खरीदना पड़ेगा, फिर ये कूपन रिडीम होगा ना, इज इट क्लियर? तो ये कूपन देने से पहले मार्केट प्राइस है 150, ठीक है। अब सोचो आपने ये कूपन 10 रुपए में खरीद लिया, 10 रुपए में खरीद लिया ये कूपन, किसी के पास पड़ा था, वो नहीं जा रहा शॉपिंग करने के लिए, बोलता है मेरे पास एक्स्ट्रा कूपन पड़ा है, डिस्काउंट मिलेगा, और उसने आपको चेप दिया 10 रुपए में। अब वो सामान आप खरीदने गए, वहां पे मार्केट प्राइस था 145, 145, आपने 145 रुपीज में वो सामान दिया, ठीक है, तो फायदा क्या हुआ? 145 वो तो जाएगा ही, 10 रुपए कूपन, अरे कूपन की वजह से ही तो आपको 145 में मिल रहा है ना, फायदा कहां हुआ? नुकसान में होगा ना, इसीलिए तो बोला वैल्यू ऑफ राइट कितना? 5 रुपए। यदि आप वो कूपन 5 रुपए में बेचोगे ना, तब कोई उस कूपन से खरीद रहा है तभी उसको फायदा है, उससे ज्यादा वो आपको देगा ही नहीं। वो बोलेगा दीदी वहां पे भी पैसा दूं,
आपको भी पैसा दिया, अल्टीमेटली तो मेरा पॉकेट से ज्यादा जा रहा है ना, तो मैं क्यों दूं 5 रुपए ज्यादा, मेरे को नहीं चाहिए, आप अपना राइट खुद एक्सरसाइज कर लो। इज इट क्लियर? समझ में? वैल्यू ऑफ राइट का मतलब, क्योंकि राइट क्या है, जस्ट एक कूपन है जो आप ट्रांसफर कर रहे हो, तो सामने वाला तो बेचारा राइट खरीद रहा है, अब उस राइट को रिडीम करने जाएगा तो कंपनी को अलग से पैसा देना है, तो कंपनी को जो पैसा देने वाला है प्लस आपसे जो राइट्स खरीदा, वो दोनों को ऐड करके तो अपना इन्वेस्टमेंट समझता है ना, तो बोलता है ये कहीं मेरा एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस से ज्यादा ना चला जाए, इससे तो मैं मार्केट में ही खरीद लेता। आई बात समझ में? क्लियर है ये चीज? धीरे धीरे आएगा। सर्टेन ट्रू और फॉल्स, तो कुछ प्रैक्टिकल बचा है क्या अपना इसमें? है ना, 4 5 पहले वो करते हैं, फिर ट्रू और फॉल्स देखेंगे। इजी सा कंसेप्ट है, बट ये छोटे टॉपिक्स मरा देते हैं, थोड़ा सा भी फोकस लूज, थोड़ा सा भी प्रोविजनिंग इधर उधर हुआ तो आप हिल जाते हो एग्जाम हॉल में। A company has decided to increase its existing share capital by making right issue to its existing shareholder. अपना share capital बढ़ाना चाहता है, कैसे? By giving existing shareholders some extra shares. The company is offering 1 new shares for every 2, 2 के बदले में 1. The market value of the share is 240 and the company is offering 1 share of 120 each. यानी 120 रुपए में आपको दे रही है कंपनी, आपको दे रही है, दैट मींस यू आर द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। यदि कोई और को खरीदना है उसको तो 240 में मार्केट से खरीदना पड़ेगा ना। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ राइट, व्हाट शुड बी द एक्स राइट मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर। पहले एक्स राइट निकालना पड़ेगा, कम राइट क्वेश्चन में दिया हुआ है, मार्केट प्राइस बिफोर राइट दिया हुआ है 240 रुपीज। अब एक्स राइट प्राइस, एक्स राइट प्राइस क्या होता है? राइट प्राइस लेने से पहले हमने ऑलरेडी इतना तो इन्वेस्ट कर रखा होगा, 2 के बदले में 1 है, अज्यूमिंग हमारे पास 2 शेयर्स है। अब 2 के मल्टीपल्स में कोई भी शेयर अज्यूम कर लो, 2 4 6 8 10 12 16, जितना अज्यूम करना कर लो, आंसर एक ही आएगा। इतना है, ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है। अब आपको 120 रुपए में मिल रहा है एक शेयर, तो टोटल शेयर्स कितने हो गए? कितना आ रहा है? 200। ये क्या है? एक्स राइट वैल्यू, यानी मार्केट प्राइस आफ्टर राइट 200, मार्केट प्राइस बिफोर राइट, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम सामने वाला 40 रुपए ही आपको देगा। आप उससे 50 रुपए में राइट बेचोगे, बोलेगा 50 में इनको दिया, 200 में अब मैं जाके मार्केट में खरीदूंगा। राइट एक्सरसाइज के बाद में तो क्या होता है, मार्केट प्राइस 200 हो जाएगा, खरीदने वाला तो मार्केट से ही खरीदेगा ना। 200 रुपए मार्केट से खरीदा, मेरा तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। 200 में मार्केट से खरीदा, 50 रुपए मैंने दीदी को दे दिया, तो 250 रुपए चला गया। साला उससे पहले ही 240 में मार्केट में मिल रहा था, मैं मार्केट में खरीद लेता। आई बात समझ में? क्लियर? तो मैक्स टू मैक्स वैल्यू ऑफ राइट इज 40 रुपीज। क्लियर है कंसेप्ट? नेक्स्ट ट्राई करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, प्रेजेंटेशन ऑल क्लियर है, जैसे हमने जो फॉर्मूला सेट किया उसी में दिखाना है, नथिंग मोर देन दैट। इस तरीके से नॉर्मल दिखा देंगे इलस्ट्रेशंस को, जैसे प्रेजेंटेशन था। जर्नल एंट्री कर लेंगे एग्जाम में, इफ मांगा तो, नहीं मांगा तो सिर्फ वैल्यू ऑफ राइट निकाल के आ जाएंगे। बट जब पहला वाला में हम लोग 125 माइनस किया था, कहाँ पे? पहला वाला, इसमें तो हम लोग प्लस किए तो हमको एक्स राइट प्राइस निकालना था, उसमें भी तो एक्स राइट प्राइस ही निकाला, वैल्यू ऑफ राइट निकाला 4:1 था ना उसमें, वही तो किया था। यहां तक क्लियर है? प्रेजेंटेशन क्लियर है? जर्नल मांगेगा तो कैसे जर्नल एंट्री करोगे वो क्लियर है? Number 5. A Limited, having share capital of 25,000 equity shares of rupees 10 each, decides to issue right shares at the ratio of 1/4 every 4 shares held at par value. Assuming all the holders accepted the right issue and all the money was duly received, pass journal entries in the books of the company. अब यहाँ पे क्वेश्चन ने आपसे ये नहीं बोला कि एक्स राइट वैल्यू निकालो,
वैल्यू ऑफ राइट निकालो। कंपनी ने जस्ट आपको क्या बोला, राइट का जर्नल एंट्री पास करके बताओ। अच्छी बात क्या है पता है, इशू किस पे कर रहे हैं राइट, मतलब फेस वैल्यू पे। पार वैल्यू मतलब फेस वैल्यू, तो इसमें कुछ है ही नहीं। क्यों बनाया ये क्वेश्चन, प्रैक्टिकली होता ही नहीं है। 4 के बदले में 1 शेयर्स देगा, मतलब कितने शेयर्स मिल रहे हैं हमें, 6250। 6250 राइट्स आए या नहीं आए, 25,000 डिवाइडेड बाय 4, 6250 राइट शेयर्स। और सबको एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो कंपनी को हमें कितना पैसा देना पड़ेगा 6250 शेयर्स लेने के लिए, 62,500, 10 रुपए पर शेयर करके देना है। तो क्या एंट्री होगा कंपनी में, बैंक अकाउंट डेबिट 62,500 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 62,500। कुछ है ही नहीं, क्या मजाक चल रहा है क्या, आपके ब्रेन की तौहीन की गई है यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन डाल के। समझ में आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 62,500, कुछ था ही नहीं इसके अंदर में, मजाक कर दिया आपके साथ में। अब देखो कॉम्बिनेशन ऑफ बोनस एंड राइट। नंबर 6, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 6, पूरा चैप्टर का कॉम्बिनेशन, बोनस भी डाल दिया इसमें और राइट भी डाल दिया। थोड़ा सा कर लेंगे साथ में। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, फॉलोइंग नोट्स पर्टेन टू द बैलेंस शीट ऑफ मार्स कंपनी लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2022। सब मार्च पहुंच गए, ठीक है जी। बैलेंस शीट का नोट्स दिया हुआ है जिसमें ऑथराइज कैपिटल कितना है, 50,000 प्रेफरेंस शेयर्स, 5 लाख इक्विटी शेयर्स, ये ऑथराइज्ड है। इशूड, सारा प्रेफरेंस शेयर इशू कर रखा है, लेकिन इक्विटी कितना इशू कर रखा है, 4 लाख। क्या फुल्ली पेड अप है, नहीं है, 8 रुपीज पेड अप है। रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल है, सीआरआर है, सिक्योरिटीज प्रीमियम है, रीवैल्यूएशन रिजर्व है, पीएनएल अकाउंट है, ठीक है जी। On 1st April, the company has made a final call at the rate ₹2 each on 4 lakh equity shares. यानी जो पार्टली पेड अप थे उनसे हमने पहले फाइनल कॉल ड्यू किया, तो आप फाइनल कॉल ड्यू करते हैं 1 अप्रैल 22। क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट पार्ट क्या है, जोर्नॉल, ठीक है भाई, जोर्नॉल करते हैं 1 अप्रैल 22। फाइनल कॉल ड्यू करेंगे, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बिंग फाइनल कॉल ड्यू। 4 लाख शेयर्स थे, 2 रुपए करके, दैट इज 8 लाख। वेरी टफ जर्नल, रुमाल यूज करके, टिश्यू पेपर यूज करके पसीना पहुंच लो। द कॉल मनी वाज रिसीव्ड बाय 25th of April 22। अच्छा, 25 अप्रैल 2022, 25 अप्रैल 2022। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, ₹8 लाख, being call money received, being call money received, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, On 1st May, the company decided to capitalize its reserves by way of bonus at the rate of 1 shares for every
4 शेयर्स, मतलब 1 लाख बोनस शेयर्स दे रही है, 4 के बदले में 1, ऑलरेडी 4 लाख शेयर्स है, तो 4 के बदले मतलब 1 लाख बोनस शेयर्स दे रहे हैं, तो बोनस शेयर्स इन वैल्यू हो गया 10 लाख। कहां से ड्यू करें? 1 मई 22। सबसे पहले कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। सीआरआर में कितना पैसा पड़ा है हमारा? 240 पूरा ले ले, सिक्योरिटीज प्रीमियम का 275 पूरा ले लो, 240 275, लेकिन हमें तो 10 लाख चाहिए। पूरा है क्या जनरल रिजर्व में? 485 कितना है? और तो रिवैल्यूएशन रिजर्व भी तो पड़ा है। रिवैल्यूएशन रिजर्व क्यों नहीं लेना? नहीं है क्या? क्यों? रियलाइज्ड इन कैश नहीं है, तो 160 हम ले लेते हैं जनरल रिजर्व से। अब बचा हुआ कहां से लेंगे? स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट 3 लाख टू बोनस टू शेयर होल्डर्स 10 लाख। जनरल रिजर्व नहीं लेके पूरा पीएनएल से भी तो ले सकते ले सकते हैं, हाँ कोई दिक्कत नहीं, जनरल रिजर्व नहीं लेके पूरा पीएनएल से भी ले सकते हैं। अब इसके बाद बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल being bonus made इसके बाद क्या हुआ? On 1st June, the company issued right shares at the rate of 2 shares for every 5 shares held on that date। यानी उस दिन तक जितने शेयर्स थे उन सारे शेयर होल्डर को राइट ऑप्शन दिया और राइट इशू कर दिया। इशू प्राइस है 12 रुपए। All the rights were accepted by the existing shareholder and the money was duly received by 20th of June। इसका मतलब 1 जून में तो क्या किया है? राइट ऑफर किया है, राइट ऑफर किया है, और एक्चुअल में राइट एक्सरसाइज कब हो रहा है? 20 जून को। तो 1 जून को कोई अकाउंटिंग नहीं होगा, बस 1 जून को अपन क्या करेंगे? नंबर ऑफ राइट शेयर्स निकाल सकते हैं। कंपनी में टिल 1 ऑफ जून कितने शेयर होल्डर्स है? 5 लाख। 4 लाख ऑलरेडी थे, 1 लाख का बोनस दे दिया, तो टोटल 5 लाख शेयर्स हो गए। राइट शेयर्स कितने दे रहे हैं हम? 2 शेयर्स फॉर एवरी 5, तो राइट शेयर्स कितने हो गए? जितने भी हुए 5 लाख डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2 लाख राइट शेयर्स है। अब ये 2 लाख राइट शेयर और सारे के सारे लोग अपने राइट क्या कर रहे हैं? एक्सरसाइज कर रहे हैं, यानी कंपनी में आ रहे हैं, पैसा दे रहे हैं और राइट शेयर्स लेके जा रहे हैं। तो ये कब होगा कहानी? 20th जून को। ड्यू होता ही नहीं है राइट का कोई, ये तो जस्ट एक ऑप्शन है, ऑफर है, इसका क्या ड्यू एंट्री? कूपन बांट दिया, कूपन का क्या एंट्री? 20 जून को उन लोग कंपनी में आएंगे, कंपनी को पैसा देंगे, कितना? 2 लाख इंटू 24 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल 20 लाख टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 4 लाख।
being right issue exercised. और ये राइट एक्सरसाइज होते ही कंपनी का ऑथराइज शेयर कैपिटल हिल गया। कंपनी का ऑथराइज कितना था? 5 लाख, और वो तो बोनस देने से ही पूरा हो गया था। 4 लाख पहले से इशू था, 1 लाख का बोनस दिया था आपने, तो 5 लाख तो वहीं खत्म हो गए। और ये जो नया 2 लाख दे रहे हो, 7 लाख हो गया। तो ऑथराइज 2 लाख से बढ़ेगा इफ क्वेश्चन बैलेंस शीट मांग लेता तो। और एग्जाम में ये ध्यान नहीं रखते, आपका केक कट जाता। आईसीआई स्वागत करती है आपका अगले अटेम्प्ट में, जो मात्र 2 महीने बाद है। समझ में आया? और कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन के अंदर में, बस आपसे जर्नल मांगा था, बैलेंस शीट मांगता, तो हमें क्या ध्यान में रखना था? इसको बदलना था। ये कितना हो जाता, और ये नहीं बदलते तो आप बदल जाते। बस ये ध्यान रखना। क्लियर है? जब जब बैलेंस शीट दिया हुआ रहे, ऑथराइज दिया हुआ रहे और क्वेश्चन बैलेंस शीट मांगे, तो बोनस और राइट के बाद चेक कर लेना कि हमने उतना ही इशूड कर रखा है जितना हमारा ऑथराइज था। इफ उससे ज्यादा है तो ऑथराइज भी चेंज करोगे। क्लियर है? हाँ, ये राइट प्राइस है, एक्स राइट, मार्केट प्राइस से है ही नहीं। ये कंपनी ने ऑफर किया 12 रुपए, इट इज कम राइट प्राइस। ये कम राइट से भी नीचे, क्योंकि कंपनी तो मार्केट प्राइस से भी नीचे में ऑफर करती है ना, तो जो तुम्हारा कम राइट प्राइस है उससे नीचे ही ऑफर किया होगा। तो हो सकता है कि कम राइट प्राइस 15 था, कंपनी ने आपको 12 रुपए में ऑफर कर दिया। क्लियर है यहां तक? देखो तो नंबर 7, आया? हाँ जी, 60 रुपया। समझ में आया? देखो नंबर 6 अभी जो क्वेश्चन किया था उसका कॉपी पेस्ट है। अभी जो आपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 6 किया ना, कॉपी पेस्ट क्वेश्चन। बस उसमें बोनस था, इसमें भी बोनस है, उसमें राइट था, इसमें भी राइट है। फाइनल कॉल ड्यू किया, मिल गया, फाइनल कॉल ड्यू किया, मिल गया, यहाँ पे भी। कौन कहता है स्टडी मेट से क्वेश्चन नहीं आता? भर भर के पेपर स्टडी मेट से होता है, बट हमें तो मार्केटिंग की दुनिया पसंद है। इतने क्वेश्चन जो करा है वही अच्छा, बढ़िया है, करो। 8, 9, 10 क्वाइट इजी, पानी सा क्वेश्चन। सेम चीज है, बार बार एक ही जैसा कैलकुलेशन है। ठीक है, क्वेश्चन आएगा तो छोटा क्वेश्चन आएगा, 4 मार्क 5 मार्क का, इससे ज्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं आता राइट के लिए। बड़ा मार्क का तभी बनेगा जब वो मर्ज होगा, बोनस राइट मर्ज कर दिया, ठीक है, रिडम्पशन के साथ मर्ज कर दिया, तब जाके वो फिर मार्क्स इंक्रीज होता है, बिकॉज आपके कंसेप्ट एंड जर्नल एंट्रीज इंक्रीज हो जाती है। क्लियर है? अदरवाइज राइट में इससे ज्यादा कोई कंसेप्ट है नहीं।
आई डोंट थिंक सो इन सब क्वेश्चंस में आपको कोई इशू हो रहा है। स्टडी मैट का नंबर अरे सब वहीं से है, कुछ नहीं, आरटीपी में तो वहीं से दिया हुआ रहता है स्टडी मेट का जो क्वेश्चंस होता है। कुछ डिफरेंट पास्ट पेपर्स में हो सकता है जो हमने कवर अप किया, उससे ज्यादा आपको करने का जरूरत नहीं, आपने इतना थोरोली कर लिया ना, इट इज मोर देन एनफ। बस कंसेप्ट्स का क्लियर होना चाहिए, डेट्स क्लियर होना चाहिए, कब एंट्री करना है, एंड जब बैलेंस शीट ड्राफ्टिंग के लिए आए तो ऑथराइज शेयर कैपिटल पे हाथ रुकना चाहिए कि एक बार मैं चेक कर लूं कहीं हमने ऑथराइज से ज्यादा तो इशू नहीं कर दिया। इफ किया है तो आप ऑथराइज चेंज करके नोट्स टू अकाउंट्स बनाओगे। क्लियर है? आई बात समझ में? विद दिस वी कवर अवर एंटायर बोनस एंड राइट इशू। टॉपिक किया था कि उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग किया, 15 डेज का टाइम पीरियड होता है, उस टाइप में क्वेश्चन नहीं आता क्या चीज? इसमें एक में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अच्छा, वो जो थ्योरी मैंने लिखाया था बीओडी के मीटिंग के इतना दिन के अंदर करना ही पड़ेगा, लेकिन यदि एजीएम का अप्रूवल है तो 2 महीना के अंदर में फ्रॉम द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूवल। ठीक है, देखो ज्यादातर केस चांसेस ये सब लॉ में बनता है, अकाउंट्स में ये सब इतना रेलिवेंसी नहीं है। हाँ, ट्रू और फॉल्स में आ गया तो ध्यान में रखना। ठीक है, चलो इसमें ट्रू और फॉल्स कवर अप नहीं किया था हम लोगों ने, फटाफट वो कवर करते हैं सो दैट विल बी द लास्ट डिस्कशन ऑन दिस चैप्टर। अपना ये चैप्टर कवर अप हो जाएगा। ट्रू और फॉल्स एंड एमसीक्यूज कवर कर लेते हैं। पहला, क्या अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होता है क्या बोनस के बाद? वो तो गिर जाता है क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बट अर्निंग तो उतना ही रह रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका अर्निंग पर शेयर गेट्स रिड्यूस्ड, तो ये फॉल्स है। इशूड शेयर कैपिटल इंक्लूडिंग इश्यू ऑफ राइट शेयर्स एंड बोनस शेयर्स मे बी मोर देन द ऑथराइज्ड कैपिटल। हो ही नहीं सकता, जेल है, ऑथराइज से ज्यादा आप जा ही नहीं सकते, या तो पहले ऑथराइज बदलो उसके बाद में ये सब काम करो। राइट इश्यू ऑफ शेयर्स रिजल्ट्स इन decrease of market value of per share in comparison to the market price before right. True. Right shares are normally offered at a price more than the cum right value of the shares, causing dilution in the value of post right issue. क्या होगा रीजन? Yes, right shares are normally offered at a price lower than the cum right value of the shares, which results in dilution its value of post right. इसलिए तो पोस्ट राइट क्या होता है, प्राइस गिर जाता है, डायल्यूशन का मतलब गिर जाएगा। क्लियर है ये चीज? ये भी फॉल्स है। आओ एमसीक्यूज। Which of the following cannot be used for issue of bonus shares as per the Companies Act? Wow, you are so pro. Which of the following statement is true with regards to declaring and issuing of bonus shares? B, a bonus issue results in decrease in reserves and Yes, a bonus issue results in decrease in reserves and surplus. क्योंकि bonus issue is same as declaration of dividend? No. Bonus issue में shares होता है, dividend का एक अलग percentage होता है, calculation होती है। Assets are transferred from the company to the shareholder, assets थोड़ी transfer होती है, profits को transfer कर देते हैं हम लोग capital में। Which of the following statement is true in case of bonus issue? B. बताइए 3 में। बी। पहला क्या बोला पता है? कन्वर्टेबल डिवेंचर होल्डर विल गेट बोनस शेयर्स इन सेम प्रोपोर्शन एज टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। तो हमने बोनस डिस्कस करते हुए बोला था कि यदि कोई भी कन्वर्टेबल पोर्शंस है तो उनके लिए वो बोनस रिजर्व रखना पड़ता है हमें, यानी फ्यूचर में उनको मिलना ही है बोनस। सेकंड है, बोनस शेयर्स मे बी इशूड टू कन्वर्टेबल डिवेंचर होल्डर एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन ऑफ सच डिवेंचर्स इनटू शेयर्स। तो दोनों ही तो सही है, कन्वर्टेबल डिवेंचर्स को हम इशू कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन ऑफ शेयर्स, मे बी। और सेकंड बोला तो आपसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? दोनों स्टेटमेंट ही ट्रू है, ए भी ट्रू है और बी भी ट्रू है। क्या? यदि आपने पहले बोनस ऑफर किया है 10 के बदले में 1, ठीक है, 10 के बदले में 1 बोनस ऑफर किया था,
आपके 100 डिबेंचर होल्डर है, आपने उनको 100 इक्विटी शेयर्स दे दिए कन्वर्जन, तो क्या 100 बोनस शेयर्स दोगे क्या उनको? उनका भी तो सेम ही प्रोपोर्शन चलेगा ना, 10 के बदले में 1, रेशियो थोड़ी ना बदल जाएगा। डिबेंचर होल्डर जब इक्विटी में कन्वर्ट होंगे तभी भी तो सेम रेशियो एप्लीकेबल होगा जो आपने इक्विटी के लिए अप्लाई किया था। वहां आप 10 के बदले में 1 दे रहे थे, तो जब डिबेंचर्स इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएंगे उनको भी तो 10 के बदले में 1 ही बोनस मिलेगा। आई बात समझ में? तो दोनों स्टेटमेंट ही ट्रू है आपके। बोनस इशू इज ऑल्सो नोन एज बोथ ए एंड बी। रिजर्व करके रखते हैं, मतलब दिया तो नहीं है ना, विल गेट बोल कर क्या चीज? कहां पे? वही बॉन्ड कन्वर्टिबल डिबेंचर होल्डर्स विल गेट, मतलब फ्यूचर में मिलेगा बोल के assumption करेगा। हाँ, तो हम लोग उसको बोनस देगा, हम लोग वो है क्योंकि वो इक्विटी मिलेगा ही ना। अब वो इक्विटी नहीं लिया तो बोनस नहीं देना पड़ेगा ना, बट वो इक्विटी ले लिए तो आज से ही पता था कि फ्यूचर में तो वो इक्विटी होल्डर बनेंगे, तो आज वालों को जो दे रहे हो उतना ही आपको राइट्स उनके लिए रखना पड़ेगा, उतने ही नंबर ऑफ बोनस शेयर्स उनके लिए भी रिजर्व रखने पड़ेंगे। द बोनस इश्यू इज नॉट मेड अनलेस बोथ ए एंड बी, आर्टिकल में भी लिखा हुआ होना पड़ेगा, प्लस पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बोनस इशू हैज द फॉलोइंग अफेक्ट, मार्केट प्राइस एडजस्ट हो जाता है, ठीक है, इफेक्टिव अर्निंग पर शेयर और बुक वैल्यू एंड अदर पर शेयर वैल्यू स्टैंड्स इंक्रीज, ईपीएस थोड़ी बढ़ता है। मार्केट्स जनरली टेक द एक्शन एज एन अनफेवरेबल, फेवरेबल लेता है, तो ए। नेक्स्ट, ABC Company Limited resolved to issue bonus shares. Which of the following is not a prerequisite for issuance of bonus? क्या चीज का जरूरत नहीं है? Authorize in the article, जरूरत है। Timely payment of statutory dues of employees, जरूरत है। Sufficient balance in bank account, अरे भाई बैंक में पैसा नहीं चाहिए, रिजर्व्स चाहिए मुझे, मेरे पास accumulated profits and reserves होने चाहिए तभी बोनस दे सकते हैं। तो रिजर्व तो बैंक में ही होता है हमारा, पैसा तो बैंक में होता है। हाँ, सफिशिएंट का क्या डेफिनेशन है? कितना पैसा होना ही पड़ेगा ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास रिजर्व जितने हैं मैं उतने का बोनस बांट सकता हूं ना, क्योंकि इससे मेरा आउटफ्लो ऑफ कैश तो कुछ भी नहीं है ना, कैश फ्लो में तो कोई इंपैक्ट हो ही नहीं रहा है, जो भी इंपैक्ट हो रहा है रिजर्व्स और कैपिटल के बीच में हो रहा है। प्री रिक्विजिट का मतलब कंपल्सन। इन केस ऑफ फर्दर इश्यू ऑफ शेयर्स, द राइट टू री अनाउंस द शेयर्स इन फेवर ऑफ ए थर्ड पार्टी must include a right exercisable by the person concerned to re-announce the shares, should include a right exercisable by the person concerned to re-announce the right, is deemed to include a right exercisable by the person concerned to re-announce the shares subject to the provision under the article of the company. Oh my god, wording से समझ में नहीं आया, वो टीवी से लग रहा है। समझो पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इन केस ऑफ फर्दर इश्यू ऑफ शेयर्स, फर्दर इश्यू मतलब नए शेयर्स, the right to re-announce the shares in favor of a third party, rights to re-announce का मतलब होता है rights transfer करना, right transfer कर देना किसी थर्ड पार्टी को, right? तो बोलता है must include a right exercisable by the person concerned to re-announce the shares। क्या बोलता है? यदि राइट के केस में क्या होना पड़ेगा? मस्ट इंक्लूड ए राइट एक्सरसाइजेबल बाय द पर्सन कंसर्न टू री अनाउंस द शेयर्स। इसका मतलब जो री-अनाउंस कर रहा है उसके पास भी राइट होना चाहिए। हाँ, उसके पास थोड़ी ना राइट होता है, जिसको हमने राइट ट्रांसफर किया उसके बाद फिर से और थोड़ी ट्रांसफर करने का राइट है। सिर्फ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास ही पावर है कि वो अपने राइट को री अनाउंस कर सकता है। शुड इंक्लूड अ राइट एक्सरसाइजेबल बाय द पर्सन कंसर्न टू री अनाउंस द राइट्स। ऐसा कोई राइट में पावर थोड़ी ट्रांसफर करते हो कि अच्छा ठीक है तुम भी आगे ऐसा ऐसा कर देना, वो सिर्फ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास है। तीसरा में बोला is deemed to include a right exercisable by the person concerned to re-announce the shares subject to the provision under the article of the company। बोलता है डीम्ड है कि वो राइट एक्सरसाइज करने का पावर मिलेगा, लेकिन आर्टिकल में जो जो चीजें लिखी गई है उतना ही। बाकी दोनों केस में क्या मिसिंग था पता है? आर्टिकल का पावर। आप डायरेक्टली अपने तरफ से कुछ भी नहीं ट्रांसफर कर सकते, प्रोवाइडेड इट हैज टू बी गिवन पावर इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो बोलते हैं सब्जेक्ट टू द प्रोविजन, मतलब आर्टिकल में पावर है तब तो आप क्या कर सकते हो? री अनाउंस द शेयर्स इन फेवर ऑफ अ थर्ड पार्टी। दोनों केस में वो चीज नहीं था, मिसिंग है।
तो ए और सी तो पूरा सेम है, बस एओए का डिफरेंस। एओए का डिफरेंस, सिर्फ एओए का डिफरेंस, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन। दोनों कंडीशन में ए और बी में आर्टिकल का पावर नहीं लिखा हुआ, लेकिन राइट रीअनाउंस के लिए क्या होना पड़ेगा, प्रोविजन आर्टिकल में लिखा हुआ होना पड़ेगा कि कल को कोई भी राइट दिया जाए तो वो रीअनाउंस भी कर सकता है। नंबर 9, 20 रुपया, वेरी गुड। 30 रुपया का राइट इशू प्राइस, फेस वैल्यू है 10, बुक वैल्यू है 20, राइट इशू प्राइस है 30 रुपए, मार्केट प्राइस चल रहा है 40 रुपए। वाइल रिकॉर्डिंग द इशू ऑफ राइट शेयर्स द सिक्योरिटीज प्रीमियम विल बी क्रिएटेड विद, क्योंकि 30 रुपए का राइट शेयर हो गया, 10 रुपए आपका इशू हाँ। कैपिटल में जाएगा, तो 20 रुपए प्रीमियम में जाएगा ना। करेक्ट। इशू, अरे राइट प्राइस है 30 रुपए, मुझे मार्केट प्राइस से क्या मतलब है? जब हम खरीदेंगे हम तो राइट प्राइस पे खरीदेंगे, हमें बुक वैल्यू से भी मतलब नहीं है, तो हम 30 रुपए देके कंपनी से शेयर खरीदेंगे, तो कंपनी में मालिक बनेंगे 10 रुपए के, और सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना जाएगा? 20 रुपए। तो वही क्वेश्चन ने पूछा कि सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने से क्रेडिट होगा। क्लियर है? फिर right shares enable existing shareholder to maintain their proportional holding in the company. Right share issue does not cause dilution in the market value of the share. ये क्या बात हुआ? बी तो गलत ही है, बी गलत है। Right shares does not cause dilution in the market value of the shares. Right shares enable existing shareholder to maintain their proportional holding in the company. तो बी तो इनकरेक्ट है, तो सिर्फ बी इनकरेक्ट तो सी में दिया हुआ है, तो खत्म, बाकी देखने का ही जरूरत नहीं है। अरे एमसीक्यू का बड़ा मजा आता है एलिमिनेशन के अंदर में, कोई एक को पकड़ लिया बाकी सब एलिमिनेट, कहीं भी कुछ भी लिखा हुआ हो। पूरा देता है क्या? 4 के बदले में 1 दे रहा था। जितना होल्डिंग है उसी हिसाब से तो राइट दिया जाता है ना, तो इन प्रोपोर्शन टू देयर होल्डिंग। नंबर 11, ये तो बड़ा इजी है। अरे सेकंड वाला में मल्टीप्लाई बोल दिया, ये गलत। थर्ड वाला में माइनस बोल दिया, ये गलत। ठीक है, ए वैल्यू बिफोर राइट प्लस वैल्यू आफ्टर राइट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, एक बार करने से नहीं होगा, आपको फिर से अच्छे से रिवाइज करना पड़ेगा। कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मेरे से पूछ लेना। क्लियर है? विद दिस वी कवर दिस एंटायर चैप्टर। नेक्स्ट क्या स्टार्ट करेंगे? तीन तो है। लेट्स डू रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, ताकि शेयर्स वाला सेगमेंट हो जाएगा, फिर हम लोग डिबेंचर्स वाला टच कर पाएंगे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।